environment, and there we tried to identify that if the microorganism is obligate and aerobe. अरीबा बच्चे आपका माइक जो है वो ऑन है, इसको म्यूट करें, वो नॉइज दे रहा है। ओके, तो ऑब्लिगेट एरोब अगर ऑर्गेनिज्म है तो ग्रोथ कहाँ पे आएगी, फैकल्टेटिव एनारोब है तो ग्रोथ कहाँ पे आएगी, ऑब्लिगेट एंड एरोब है तो उस केस में व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ वी कैन ऑब्जर्व, and microaerophilic case what kind of growth we can observe. We try to find it out. Now we would talk about some enzymatic machinery and some enzymes which are responsible for the growth in the presence of oxygen. As you know that when whenever the uh, uh, metabolism is being run, or you can say that the process of metabolism in the presence of oxygen, then there are chances for the production of ROS, reactive oxygen species. ROS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को, पहले कुछ सुना है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS? अगर यहाँ पे लिखता हूँ ROS. Yes, sir, we recently studied about that in biochemistry. ओके गुड, तो ये ROS में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? सर सुपर ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स या कोई भी ऑक्सीजन की स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर कोई अनयूजुअल सा चार्ज हो, बिल्कुल वो ठीक होते है। हैं। इसमें इसमें हमारे पास गालिबन नेसेंट ऑक्सीजन आ सकती है, सुपर ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब ऑक्सीजन बेस्ड मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसके रिजल्ट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं। नाउ these reactive oxygen species, they are toxic for the lipid bilayer or the lipid content. अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल which have ability to grow in the presence of oxygen, obligate aerobes, they have the enzymes, different enzymes which have their responsibility to degrade or detoxify the ROS, reactive oxygen species. अब ये enzyme कौन कौन से हैं? What is number one is the catalase and superoxide dismutase. नॉर्मली होता कैसे है, अगर इस प्रोसेस की बात करें तो जैसे ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में सॉरी सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, दिस इज सुपर ऑक्साइड O2 minus, this is सुपर ऑक्साइड दैट would combine with हाइड्रोजन और अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब सुपर ऑक्साइड इज मोर टॉक्सिक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन तो रहा है लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दिस इज लेस टॉक्सिक बट स्टिल इट इज टॉक्सिक. इस प्रोसेस को कैटलाइज कर रहा है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज. अब यहाँ पे हम सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हैं लेस टॉक्सिक फॉर्म में, दिस इज पेरोक्साइड, and ultimately this peroxide that will be converted into water and molecular oxygen by the enzyme which is called catalase. So these are the two enzymes, catalase and superoxide dismutase, which are performing their function stepwise to convert the reactive oxygen species into less toxic form or the non-toxic forms. So obligate aerobes जो हैं इनके अंदर ये दोनों के दोनों enzymes मौजूद होते हैं. So that's why they are able to grow in the presence of the oxygen and they are able to perform their metabolism in the presence of oxygen. इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ऑब्लिगेट एंड एरोब की, तो ऑब्लिगेट एंड एरोब के अंदर दोनों एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, ना कैटालेज मौजूद है ना इसके अंदर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज मौजूद है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन दे आर अनएबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. सेम सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव थोड़ा इसको रिकॉल करें, फैकल्टेटिव एनारोब कौन से थे? दे वर एबल टू ग्रो in the absence of oxygen, but if the oxygen is present they grow very well. और इनमें जो एंजाइम्स हमारे पास मौजूद हैं, दे आर द आल्सो कैटालेज और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड दे मेक देम सक्सेसफुल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसके साथ साथ हमारे पास बात आती है माइक्रो एरोफिलिक, एंड माइक्रो एरोफिलिक विद ऑर्गेनिजम्स व्हिच ग्रो इन द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन. जैसा कि इसमें यहाँ पे देखते हैं हम कि ग्रोथ जो है इन द सेंटर ऑफ द ट्यूब, वी ऑब्जर्व द ग्रोथ देयर. It means that there would be the presence of the catalase and superoxide dismutases, but in the small amount में हमारे पास ये present होंगे इन इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके साथ जब हम एरोटॉलरेंट की बात करते हैं, और यहाँ पे हमने एरोटॉलरेंट के बारे में एक वर्ड यूज किया था, दे आर इनडिफरेंट टू द ऑक्सीजन, एरोटॉलरेंट. तो एरोटॉलरेंट जो है they only have superoxide dismutase, they do not have the catalase enzyme. ठीक है,
तो इनकी ग्रोथ हमारे पास कुछ इस तरह से ऑब्जर्व होती है. They only have superoxide dismutase. So this was the reason behind that why different types of microorganisms they show their growth in different levels of the test tube and shake tube method. And the reason behind is the enzymatic machinery. There are two mainly responsible enzymes. One is catalase, number two is the superoxide dismutase, and and these enzymes they have ability uh, to detoxify the reactive oxygen species, which are superoxide, peroxides, and in some cases nascent oxygen. And this is the whole scenario about the shake tube method. If you guys have any questions, you may ask. ओके सो आगे चलते हैं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है. सो दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अभी हम पीछे स्टार्ट करके आए हुए हैं. अब थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात करने लगा हूँ कि ऑब्लिगेट एरोब में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, या कुछ फेमस ऑर्गेनिज्म जो हम ऑब्जर्व करते हैं किस कैटेगरी में फॉल करते हैं. सबसे पहले ऑब्लिगेट एरोब, यहाँ से याद रखिएगा कि दीज ऑर्गेनिजम्स विच डेफिनेटली ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली. Micrococcus. So micrococcus they are very important aerobes. इसके साथ साथ obligate anaerobes की अगर बात करते हैं तो bacterides, Clostridium. Yes, bacterides and Clostridium botulinum. So Clostridium botulinum के बारे में हम already discuss एक दफ़ा कर चुके हैं chapter 1 के अंदर. This is the causative agent for a disease which is called botulism. ये obligate anaerobes हैं. They will not grow in the presence of oxygen. इसके साथ साथ अगर बात करते हैं facultative anaerobes की, they have ability to grow in the absence of oxygen, but if oxygen is present, they would grow well. E. coli. E. coli is present in the human gut and intestine, where the oxygen is present in not oftenly. Oxygen is present sometimes or sometimes not. So E. coli that has ability to grow there. Along with it, the microaerophilic, which have ability to grow in the minute quantities of oxygen, for example, 2% to 10% ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर है तो इसमें माइक्रोएरोफिलिक ग्रो कर सकते हैं. वैसे मुझे बताएंगे कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है? 21%. या 21 or 23 maybe. अच्छा. So microaerophilic they have ability to grow in the presence of 2 to 10% oxygen. इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. So हेलिकोबैक्टर पाइलोरी that is an agent which is responsible to cause the stomach ulcers. Stomach ulcers में बहुत कॉमन रोल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का. ये स्टमक की वॉल के साथ स्टिक करता है, म्यूकस लेयर को डिस्ट्रॉय करता है और ग्रो करता है, अल्टीमेटली स्टमक में अल्सर्स कॉज करता है. तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. इसके साथ साथ आएंगे error tolerant anaerobes, and most common example for the error tolerant anaerobes is the Streptococcus pyogen, and Streptococcus pyogen is also an infectious agent and that cause the sore throat. जो गला खराब होता है समटाइम्स वायरल इन्फेक्शन के अलावा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमन थ्रोट के अंदर नेचुरल फ्लोरा के तौर पे स्ट्रेप्टोकोकस एग्जिस्ट करता है, नॉट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन. स्ट्रेप्टोकोकस एग्जिस्ट करता है और फिर जब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का इन्फेक्शन होता है तो ये समटाइम्स बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि इसमें से नेचुरली या नॉर्मल फ्लोरा वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है इस केस में हमारे पास. So error tolerant anaerobes and the best example for this is the Streptococcus pyogenes. Yes, Usama, you have raised the hand. सर ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है सर, ये भी इसी की वजह से होता है. किसकी वजह से? बैक्टीरिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेन. नहीं, इन्फ्लुएंजा वायरस है. वायरस इज एन अदर बायोलॉजिकल एजेंट. तो वायरस बैक्टीरिया की वजह से कैसे हो सकता है? क्वेश्चन पर सर इनका रिलेशन हो सकता है इनमें, इनकी वजह से, क्योंकि है ना थ्रोट गला खराब हो जाना इस तरह से. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा या कुछ फ्लू हो रहा है तो उसमें अगर वायरल अटैक है तो उसका रिस्पॉन्सिबल वायरस है. इन्फ्लुएंजा की बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं, H1N1 H9 N1 पता नहीं, काफ़ी सारी स्ट्रेन्स हैं उसकी. तो ज़रूरी नहीं है कि ये बैक्टीरिया जो है ये कॉजेटिव एजेंट हो वायरल इन्फेक्शन. वायरस इज एन अदर बायोलॉजिकल एजेंट. मुझे क्वेश्चन असल में बेस इसकी लॉजिक ही समझ नहीं आई. हाँ, ये हो सकता है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो साथ वायरल इन्फेक्शन भी हो जाए मे बी. इसी वजह से
जब बहुत सारे कोविड पेशेंट्स जो हैं क्योंकि कोविड इज़ अ वायरल डिजीज़, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं और ये रूटीन मैटर। एंटीबायोटिक्स जो है सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करती हैं, तो एंटीबायोटिक इसलिए दी जा रही होती हैं कि अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है इंडिविजुअल को, साथ उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाएगा तो फिर चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाएंगी। इस वजह से तो आई होप आई हैव जस्टिफाइड द आंसर। एम आई उसामा? ठीक, जी सर। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ओके आगे बात करने लगे हैं। ये सुपरऑक्साइड, डिस्मुटेज और कैटालेज की मैं आपको अभी डिटेल पिछली स्लाइड पे बता के आया हूँ। ओके, अब यहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी that is a causative agent of ulcer, stomach ulcer, and that usually grows in stomach, और स्टमक में 2 to 10% यानी कि माइक्रो एरोफिलिक एनवायरनमेंट 2 to 10% ऑक्सीजन कंसनट्रेशन मौजूद है। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, इसको आइडेंटिफाई करना either that is present in the stomach or not, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। आजकल तो इसके लिए एंडोस्कोपी होती है, कैमरा असिस्टेड वायर यस एंटर की जाती है गट के थ्रू स्टमक में, और वहाँ पे देखा जाता है कि इफ़ देयर इज़ एन अल्सर, तो फिर कैमरा असिस्टेड सैंपल कलेक्शन, यस वहाँ सैंपल कलेक्ट करके फिर उस सैंपल की माइक्रोबायोलॉजी की जाती है तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है कि नहीं है। लेकिन some previously जब एंडोस्कोपिक टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट इतनी कॉमन नहीं थी, उस टाइम पे हेलिकोबैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती थी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अभी आपको ये बताने लगा हूँ कि पीएच का क्या रोल, हर पीएच के बेस पे किस तरह से हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के एक एग्जाम्पल बताऊँगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड में वापस जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच एंड वाटर अवेलेबिलिटी। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फॉर temperature and oxygen. Now we are going to discuss about the pH. So depending upon the pH conditions which are required by the microbial cell, we can categorize the strains into three classes: neutrophile, acidophile, and alkalophiles. Neutrophils, as their name is indicating, they would grow in the neutral pH ranging from the 5 to 8. And acidophiles, they are acid loving and they would definitely grow in the low pH, which is below 5.5. इसके अलावा alkalophile होंगे, and alkalophiles they love the alkaline pH and they would grow definitely above 8.5 pH. So there are certain prokaryotes which have ability to live in very extreme pH conditions, and for example there are some archaebacteria which have ability to grow in acidic condition, और जो extreme conditions की हमारे पास example आती है उसमें बहुत common example हमारे पास आती है Acidothiobacillus ferroxidens. This has ability to grow at 2 pH. ये 2 pH जो है this is very low pH. इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म कुछ साल पहले रिपोर्ट हुआ Picrophilus osheme, that has ability to grow at pH 1. This is very low pH. इसके अलावा Bacillus alkalophilus, that has ability to grow at the pH 10.5. This is very high pH, very alkaline pH. So there are certain examples in which microorganisms that they're used to grow at extreme pH conditions. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ये है कि जैसे हमने पढ़ा था टेम्परेचर के केस में, वहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि होता यूँ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं दे हैव एबिलिटी टू ग्रो एट हाई टेम्परेचर्स, और कुछ ऐसे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो आप लोगों ने मुझे आंसर किया था कि एंजाइमेटिक मशीनरी और द प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट enables the bacteria to grow at high temperatures. तो यहाँ पे फिर मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एक्सट्रीम पीएच पे ग्रो कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल पीएच पे ग्रो कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, what kind of mechanism, or what kind of supportive structure they may have to grow at the extreme pH? What do you think? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया?
सर उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर शायद ऐसा होगा कि पीएच एंटर नहीं हो पाएगी। ये तो सर बस कि sorry। उसका पीएच पे इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जी कोई? सर शायद हम इसको बफरिंग एबिलिटी से रिलेट कर सकते बफरिंग, थोड़ा इस बात पे रोशनी डालें कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हैं। मतलब जो बफर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंज इन पीएच को रेजिस्ट कर सकते हैं। अगर एक अच्छा, ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में बफरिंग कैपेसिटी या एबिलिटी होगी तो वो लो पीएच पे सर्वाइव कर सकते मे बी यू आर राइट, बट थोड़ी ज़्यादा इस पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। एनीवन एल्स? कोई और हमारे इल्म में इजाफा करना चाहे? सर मे बी आई थिंक अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन होती है, आई थिंक दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस। हमने बायोकेमिस्ट्री 1 में पढ़ा था कि सम बैक्टीरिया कैन ग्रो बेटर इन लाइक एसिडिक एनवायरनमेंट्स, क्योंकि मतलब हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो इनकी जो अमाइनो एसिड्स के जो आर ग्रुप्स होते हैं उनके लाइक आयनाइजेशन में हेल्प करती है। तो सम बैक्टीरिया बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड अदर्स डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट, इट डिपेंड्स ऑन देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, दैट्स गुड। ये दोनों जो लॉजिक अभी हमारे पास आए हैं ये बेहतर हैं। यस, दे आर सर्टन अमाइनो एसिड्स जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अभी इन्होंने बताया। इसके अलावा जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे ग्रो होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर और भी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं। उसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता के हटा हूँ कि एसिडोफाइल्स में एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सिडिन है और ये ग्रो होता है pH 2 पे। दिस इज वेरी लो pH। अब सॉरी, ओके, एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सिडिन ये करता क्या है नॉर्मली, if that is growing in the environment which is containing the sulfuric acid, and due to the presence of sulfuric acid, that environment would be acidic, too acidic. अब ये जो thiobacillus है, that would oxidize the sulfur compounds which are present in the sulfuric acid, and as a result of oxidation that would create a microenvironment around the cell or inside the cell actually, and this microenvironment would be neutral. सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन की जा रही है सल्फर कंपाउंड्स की, जिसके रिजल्ट में पीएच नॉर्मलाइज की जा रही है अप टुवर्ड्स द न्यूट्रल पीएच. Environment is too acidic, but the microenvironment around the organism, you can say the inside the organism, that is neutral. So microorganism that is able to grow there as it has created the neutral environment generally. इसके साथ साथ जो दूसरा मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, that is exchange of protons. You know that pH is the negative log of the hydrogen ions, and if there is an exchange of the protons across the cellular membrane, that would be helpful to create the neutral pH, neutral environment inside the microbial cell. और ये एग्जांपल हमारे पास देखने में आती है अल्कैलोफाइल्स के केस में, जिसमें बैसिलस अल्कैलोफिलस है। ये नॉर्मली pH 10.5 पे ग्रो करता है, लेकिन इस केस में भी ये इसका इंटरनल pH जो है दैट इज नियर टू न्यूट्रल, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए इसको न्यूट्रल पीएच रिक्वायर्ड है। तो उस न्यूट्रल पीएच को पॉसिबल करने के लिए व्हाट इट डज, it normally does the exchange of the protons with the sodium ions. इसमें कुछ सोडियम चैनल्स हैं, जैसे कि हमने सेलुलर मेम्ब्रेन के केस में पढ़ा था कि there are some facilitated gates सोडियम आयंस के साथ इसकी हाइड्रोजन आयंस को एक्सचेंज करके that would create the neutral environment or neutral pH inside the bacterial cell. ठीक है, तो ये 2-3 मैकेनिज्म्स हैं जो सक्सेसफुल करते हैं ऐसे बैक्टीरिया को जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे ग्रो कर रहे हैं, बट दे डेफिनेटली हैव देयर मैकेनिज्म्स टू मेक the enzymes work well, और उस केस में हमने 2 पढ़े हैं। इसके साथ साथ
एक और सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हमने किया है कि इट यूज्ड टू ग्रो इन द स्टमक एंड इट इज़ अ पॉजिटिव एजेंट फॉर द स्टमक अल्सर्स। अब स्टमक में जो एनवायरनमेंट है, दिस इज एसिडिक अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 pH हुआ करती है स्टमक के अंदर। एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एस लो पीएच पे ग्रो करता है, यानी कि स्टमक के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये एसिडोफाइल है। एक इंप्रेशन तो यही जाता है, बट एक्चुअली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज नॉट द एसिडोफाइल, दिस इज न्यूट्रोफाइल। ये न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करने वाला ऑर्गेनिज्म। बट हाउ दैट, देन हाउ कैन इट ग्रो इन द एसिडिक पीएच? The reason behind is that Helicobacter pylori has a special enzyme which is called urease. And normally होता क्या है कि urease स्टमक में मौजूद यूरिया को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड अमोनिया में। The production of ammonia and carbon dioxide will neutralize the acidic pH around the bacterial cell, जिसके केस में बैक्टीरियल सेल के अराउंड एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसमें पीएच जो है वो न्यूट्रल होगी। सो इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक by producing carbon dioxide and ammonia, because Helicobacter pylori have urease enzyme that has ability to degrade the urea. अब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इनिशियली हम स्टमक अल्सर्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन कैसे करते थे। इनिशियली हमारे पास एंडोस्कोपिक टेक्निक्स तो डेवलप नहीं थी, तो उसके लिए फिर यूँ किया जाता था कि अगर किसी पेशेंट के बारे में डाउट है कि इफ़ ही और शी इज़ हैविंग द अल्सर, तो उस पेशेंट को यूरिया पिलाया जाता था। मतलब एक यूरिया सोल्यूशन बनाया, एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन उसकी, और पेशेंट को यूरिया सोल्यूशन पिला दिया। अब यूरिया जैसे स्टमक में जाएगा, इफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज देयर, और फिर यूरिएज एंजाइम भी होगा उसमें, दैट यूरिएज एंजाइम will degrade the urea and it would convert the urea into carbon dioxide and ammonia. उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं गैसेस को मेजर करने के लिए। एक इंडिकेटर लेके तो पेशेंट को कहेंगे कि उस इंडिकेटर में सांस ले, ब्रीथ करे, एक्सेल करे, सांस बाहर निकाले, और उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रीथिंग में अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज्ड in the breath of the individual, it means that the stomach में Helicobacter pylori was present. Is that clear to all of you? How we can use this urease enzyme to identify that Helicobacter pylori is present or not? जी सर। किसी को भी समझ ना आई हो, कुछ बात डाउट में रह गई हो? आप रिपीट कर सकते? मैं डेफिनेटली रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आजकल रिपीट करने से अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे तो पड़ा होता है, तो वहाँ से सुन लेंगे। जो क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई नई चीज़ पूछनी है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अभी। सही है, तो बहरहाल मैं अभी कर देता हूँ कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हैज़ एन एंजाइम व्हिच इज़ यूरिएज। यूरिएज हैज़ एबिलिटी टू डिग्रेड द यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो अगर हम पेशेंट को यूरिया दे दें तो अल्टीमेटली अगर यूरिएज मौजूद होगा तो यूरिया would convert into carbon dioxide and ammonia, and if in the breath of the individual ammonia is in excess quantity, then we can estimate that urease is present, or you can say that the Helicobacter pylori was there in the stomach wall. Okay? लेकिन सर आपने कहा था कि स्टमक के पीएच पे ये ग्रो कर सकते हाँ उसका आंसर हाँ, उसका मैं लॉजिक आपको देख के अभी, हाँ उसका लॉजिक आपको देख के आगे गया था मैं कि नॉर्मली होता क्या है कि इट हैज़ एबिलिटी टू यूज द यूरिया and it can convert the urea into carbon dioxide and ammonia, and it will generate a micro environment in which the pH would be neutral around 6 to 7, and that pH will enable the Helicobacter pylori to grow in the stomach. ये मैं बता के गया था आपको। देखिए मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, हाँ तो ये एनवायरनमेंट जो है सेल के अंदर
होगा न्यूट्रलाइज सेल के बाहर। सेल के बाहर माइक्रो एनवायरनमेंट अराउंड द सेल, माइक्रोबियल सेल। ओके। ठीक है, ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, हम्म, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर, और अगर यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट ना हो तो वो जब हम पेशेंट को देते हैं यूरिया, तो सर वो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, तो फिर उससे क्या होगा? नहीं, उसका ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हुआ करती थी, अब इस प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हुआ करती थी और उसके बाद इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव तो देन फिर पेशेंट को सप्लीमेंट किया जाता था ताकि वो यूरिया को मेटाबोलाइज कर ले विद इन आवर्स। तो उसके लिए अल्टरनेट सोल्यूशन दिया जाता था पेशेंट को ना। तो वो इतना भी हाँ, वो इतनी कुछ ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन नहीं। डेफिनेटली यूरिया दैट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड दैट कुड बी वेरी टॉक्सिक फॉर एन इंडिविजुअल। तो वो एक पूरा ऐसे डिज़ाइन किया गया था उसके लिए माइन्यूट क्वांटिटी के साथ। ठीक है, so the next environmental factor, that is the water availability, and water is the life, and so prokaryotes, they can grow in the high concentration of water. If the water concentration is higher, then the salt concentration would be lower, यानी कि सल्यूट कम होगा इफ द सॉल्वेंट इज हायर। आप इसको एफएससी में भी पढ़ के आए होंगे, एफएससी में आप पढ़ के आएंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ये उस कैटेगरी के थोड़ा सा हवाले से हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो वाटर अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द हेलोटॉलरेंट एंड नंबर टू इज द हेलोफाइल। द माइक्रो, अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। हेलोटॉलरेंट which have ability to tolerate, to bear the high concentrations of the salt। यानी कि अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अल्टीमेटली वाटर कंटेंट लो होगा। हेलो टॉलरेंट। दूसरे हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स दे डेफिनेटली रिक्वायर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशंस टू ग्रो। हेलो टॉलरेंट जो है दे कैन टॉलरेट, यानी कि ये कम सॉल्ट कंसंट्रेशन पे ग्रो कर सकते हैं, बट अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो दे कैन टॉलरेट। जो हेलोफाइल्स हैं, they are salt loving, they would definitely require the high concentration of the salt to grow, they would not grow at lower concentrations of the salt। हेलोटॉलरेंट्स जो हैं they can bear approximately up to 10% of the NaCl। और जो हेलोफाइल्स हैं डेफिनेटली, चूंकि ये तो हैं ही salt loving, they would require the high concentrations of the salts to grow। ठीक है, इसके बेस में इसका लॉजिक थोड़ा सा अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हम वही बात करने लगे हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की। तो इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज ग्रोइंग इन द मीडियम or in the environment in which the salt is in high quantity and the water is in less quantity, what would happen? Water will move from inside the cell to the outside of the cell, because you know that water moves from the higher concentration to the lower concentration. If the water moves out of the cell, ultimately the cytoplasm of the bacteria that would shrink, और हम इसको कहेंगे this is the plasmolysis, shrinkage of the cytoplasm अगर medium में salt concentration high है। But if in the medium the water content is higher, the water would move from outside to the inside और deplasmolysis हो जाएगी, यानी कि साइटोप्लाज्म वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। ये सेलुलर मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये सेलुलर मेम्ब्रेन है दिस वन। सेलुलर मेम्ब्रेन जो है ये फिर से हो जाएगी फ्लैटेंड, और ये अब यहाँ पे सेलुलर वॉल के साथ जाके अटैच हो जाएगी। और सेलुलर वॉल इज द स्ट्रक्चर दैट वुड bear the osmotic pressure and that would protect the cell from busting out। तो ये इसकी बेस पे water content या water availability की बेस पे we can categorize the bacteria into two main classes, one is the halotolerant and the halophiles। So this was about it, about the environmental factors। If you guys have any question you may ask, otherwise we would move next। ओके सर। ठीक हो गया।
किसी और का कोई क्वेश्चन? भाई आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते, शदीद शिकवा है मुझे। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज the nutritional factors, the nutritional requirements. अभी बैक्टीरियल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। और बैक्टीरियल ग्रोथ में हमने जो जो रिक्वायर्ड स्टफ है उसमें सबसे पहले हमने देखा है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं ये फिजिबल होनी चाहिए और फुलफिल होनी चाहिए, और इसकी बेस पे हम बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, द न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली there are different kinds of nutrients which are required by the cell to grow. For example, carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, and iron, etc. etc. They are very common. इसमें से कुछ जो हैं उनको हम मैक्रो एलिमेंट्स कहेंगे, कुछ जो है हमारे पास माइक्रो की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अच्छा, अब इसमें आगे अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की बेस पे वी कैन कैटेगराइज the bacteria in different classes. One are the heterotrophs, and number two are the autotrophs. Heterotrophs are the type of bacteria which have ability to get their energy from the organic carbon. Organic carbon की अगर हम बात करते हैं तो prepared carbohydrates, amino acids, etc. Organic carbon से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। द अदर वन आर द ऑटोट्रॉफ्स, they have ability to consume the inorganic carbon, for example the carbon dioxide. It means that autotrophs, they would be able to photosynthesize or the synthesis of the organic compounds by using the inorganic carbon. और inorganic carbon की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑटोट्रॉफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस आता है, एंड वी आर फेमिलियर विद दिस कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस दैट inorganic carbon that is present in the environment, microorganism would use that inorganic carbon to convert it into organic compounds and to fix it in organic carbons. इसके अलावा nitrogen fixation का process involved है. There are multiple bacteria which have ability to fix the atmospheric nitrogen, because we know that in the atmosphere 79% nitrogen is present in the molecular form that cannot be consumed by the plants and the animals. So they are the microorganisms which have ability most of the plants cannot use. So they are the microorganisms, they have ability to fix the atmospheric nitrogen into nitrites, nitrates, and ultimately into ammonia. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में भी हम देखते हैं कि किस तरह से नाइट्रोजन बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहे हैं। इसके साथ साथ दे आर सम लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल phosphorus and iron. They are required by the cells in very minute quantity, but they have their major role in the stoichiometry of the enzymes, because proper enzymatic function के लिए phosphorus और iron जो हैं, they may act as a cofactors, and ultimately they would act as a limiting nutrient. For example, limiting nutrients वो nutrients होते हैं अगर मीडियम के अंदर इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो, ये ऑलरेडी माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी वेरी हो जाए तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं ये बड़े बैडली इफेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास कुछ ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर मैंगनीज, मोलिब्डेनम, zinc, etc. These are considered as trace elements which are also required by in a trace amount in a minute quantity. और इनकी ग्रोथ बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए we have to provide all such kind of nutrients. इसके साथ अगर हम देखते हैं तो there are certain growth factors which are required for the growth of microorganisms. अब ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं एक्चुअली?
they are the low molecular weight compounds which are required by a particular bacterium. So growth factors are not required by all the bacterium. They must be required by the human infectious bacterium, because you know that the human infectious bacterium, they have ability to grow in the human blood, and the human blood that is enriched with the nutrients. So अगर हमें इन microorganisms को artificially lab में grow करना है, तो we have to provide some additional growth factors along with the normal nutrients. तो इस वजह से ये ग्रोथ फैक्टर्स, अब ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं, दे में अभी द लो मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स, और आगे हम बात करेंगे कि हम ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोवाइड कैसे करते हैं. मिसाल के तौर पे कोई ह्यूमन इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी कि ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज करता है, हमें उसको लैब में ग्रो करना है, तो लैब में ग्रो करने के लिए हम उसको एडिशनल जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं या एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं, हम प्रोवाइड कैसे करते हैं. तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में. यहाँ तक मुझे बता दें, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. No questions? So this is a table that would summarize that how different chemical nutrients, they would play their role in the microbial cell structure, and you can say that the function of these chemical nutrients. अगर हम बात करते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की, तो सॉरी यस अगर हम बात करते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की, तो these three are important with respect to the formation of the amino acids, lipids, nucleic acids, and sugars. You know that carbon is also present in amino acid, lipid, nucleic acid, and sugars, etc. Oxygen and hydrogen, all of them. And these amino acids, lipids, nucleic acids, they are actually the components of the cell structures. Lipid bilayer, cellular wall, nucleic acid as a chromosome. So they are the most important. After that, there is another one. This is nitrogen. That nitrogen is the component of amino acids and nucleic acids. Amino acids में exist करता है और nucleic acids में present होता है nitrogen. क्योंकि अब याद करें जरा biochemistry को, amino acid में there is a nitrogenous group, ammonia group. ठीक है. इसके साथ साथ सल्फर है. सल्फर इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ सम अमाइनो एसिड्स. कौन से ऐसे दो अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर एज अ कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है? सर एक तो सिस्टीन है शायद. ओके, एंड द अदर वन? एंड द अदर वन? सर थायोपीन. ये कौन सा अमाइनो एसिड है? सर हिस्टीडीन में भी होता है शायद. हिस्टीडीन में कहाँ से आ गया? अच्छा, सारा, आर यू देयर? Yes, sir. सारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टीन एंड सिस्टाइन? सर सिस्टीन जो वो एक अमाइनो एसिड होता है, आई थिंक वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, तो वो एक क्या कहते हैं, मतलब दो थायोल ग्रुप्स जो हैं वो आपस में ऑक्सीडाइज होते हैं और सल्फर ब्रिज आई थिंक बनाते हैं, तो हाँ, ऑक्सीडाइज फॉर्म and they share a common sulfur by Yes, forming the sir. sulfur bridge. Oxidized form. So हाँ, cysteine and cysteine, both of these amino acids, they are the sulfur containing amino acids. So sulfur is an important component with respect to the proteins. इसके साथ बात करते हैं phosphorus की. Phosphorus is present in the nucleic acid as a phosphate group. Membrane में phospholipid membrane हमने पढ़ी थी, as well as ATP, adenosine triphosphate. इसके अलावा पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स. और इसके अलावा इनके और भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, बट मेन फंक्शन इनके यही हैं कि कुछ एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शंस के लिए पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एज वेल एज आयरन भी रिक्वायर्ड. आयरन इज आल्सो act as a part of certain enzymes. Can you name any enzyme in which iron is acting as a part of that enzyme?
अच्छा जी, आगे है इसमें द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द माइक्रोबियल ग्रोथ। अब इसमें मज़ीद हम अगर देखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस पढ़ते चले जाएंगे हम। यहाँ तक जो हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, कार्बन फिक्सेशन करते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कुछ वगैरह वगैरह। फिर हमने देखा कि डिफरेंट केमिकल्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंसिडर्ड एज fastidious microorganisms which require some additional growth requirements, या यूँ कह लें कि fastidious microorganisms are the microorganisms which require some complicated या some complex nutritional requirements, या यूँ कह लें कि जिनको additional nutritional requirements चाहिए fastidious, या हम इसको बड़ी सादा अल्फाज में ये भी कहते हैं कि ये नॉर्मल न्यूट्रिशनल मीडियम पे ग्रो नहीं करते, इनके थोड़े नखरे ज़्यादा होते हैं, दे रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। फस्टिडियस, इसकी कुछ एग्जांपल अभी आगे आएंगी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की, या हम ब्लड एगर जब बनाएंगे तो उसमें फस्टिडियस बार बार इसका जिक्र आएगा, तो अभी तक यहाँ पे ये नाम याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ देयर आर सम फस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिक्वायर सर्टेन विटामिन्स टू फॉर देयर ग्रोथ। फॉर एग्जांपल जितने हमने पीछे पढ़े हैं द न्यूट्रिएंट्स, इनके अलावा दे रिक्वायर सर्टेन विटामिन्स या सर्टेन, क्योंकि इनके एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ना ग्रोथ के लिए, so they require certain vitamins to grow. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें द बैक्टीरिया विच रिक्वायर द सर्टन vitamins, तो इसको हम अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया है एंड इस नेम इज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक्टीरिया ए फॉर एग्जांपल, एंड इट रिक्वायर्स बायोटिन फॉर ग्रोथ। बायोटिन को एज ए विटामिन कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो दिस बैक्टीरिया ए दैट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द विटामिन इन फूड। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एक फूड प्रोडक्ट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, कंपनी क्लेम करती है कि इस फूड के अंदर बायोटिन मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी कंप्लेन करती है कि क्लेम करती है कि इस फूड के अंदर बायोटिन मौजूद है, तो आप अब टेस्ट करना चाहते हैं कि बायोटिन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे बैक्टीरिया के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे बैक्टीरिया के लिए। कौन से बैक्टीरिया के लिए? बैक्टीरिया ए के लिए, जिसको रिक्वायर है बायोटिन ग्रोथ के लिए। अब और इस मीडियम में हम बायोटिन ऐड नहीं करेंगे, इस मीडियम में हम बायोटिन के बजाय ये फूड प्रोडक्ट जो क्लेम करती है कि इसमें बायोटिन मौजूद है, ये फूड प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। अगर तो बैक्टीरिया की ग्रोथ इस मीडियम पे आ जाएगी तो इसका मतलब है कि इस फूड के अंदर डेफिनेटली बायोटिन मौजूद था, क्योंकि हमने और तो बायोटिन को ऐड नहीं किया था और बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए बायोटिन चाहिए ही था। अगर ग्रोथ नहीं आती तो इसका मतलब है कि इस फूड के अंदर बायोटिन यानी कि स्पेसिफिक विटामिन मौजूद नहीं था। सो such kind of fastidious microorganisms, they can be used to measure the vitamins in the food. They may measure the presence of the vitamins. तो ये टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम कुछ और कैटेगरीज पे बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं दे आर द फोटोट्रॉफ्स विच आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोट्रॉफ्स विच आर the bacteria that has ability to oxidize the chemical compounds to convert and to form the organic compounds. इसके अगर हम देखते हैं कुछ कैटेगरीज यहाँ पे हमारे पास आती हैं, फोटोट्रॉफ्स या फोटो ऑटोट्रॉफ्स। दे वुड यूज द लाइट टू फिक्स द इनऑर्गेनिक कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इनका एनर्जी सोर्स सनलाइट होगा, नाम इनका फोटो ऑटोट्रॉफ होगा। इसके अलावा फोटो हीटरोट्रॉफ्स एंड फोटो हीटरोट्रॉफ्स जो हैं hetero, they are unable to fix the inorganic carbon and their light sources are the energy, but they would require the organic compounds for their proper growth. इसके अलावा आएंगे कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, डेफिनेटली कीमो हैं यानी कि इनका एनर्जी सोर्स जो है ये केमिकल्स होंगे, और लिथो मीन्स द रॉक्स, द रॉक्स, ठीक है।
इसमें एनर्जी सोर्स है इनऑर्गेनिक केमिकल्स में, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अमोनियम नाइट्राइड, फेरस, हाइड्रोजन सल्फाइड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड चूंकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, सो दैट्स व्हाई दे आल्सो हैव एबिलिटी टू फिक्स द इनऑर्गेनिक कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की एबिलिटी रखेंगे। इसके अलावा आते हैं कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स। They have ability to use the energy of the organic compounds because their name is indicating chemo, केमिकल से एनर्जी लेंगे, ऑर्गेनिक केमिकल से। हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी कि ये इनऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स नहीं कर सकते, और इनका जो कार्बन सोर्स होगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। सो दे आर द डिफरेंट कैटेगरीज दैट वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर energy source as well as the carbon source that is required for their proper growth. So this was about it. If you guys have any question up to this point, you may ask. अभी हमने मज़ीद इसी को आगे थोड़ा सा डिस्कस करना है। सर जी, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स है सर, वो डेड बॉडीज को डिग्रेड करने के लिए use yes, true. आगे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे जी इनकी। व्हाट इज द टाइम? या वी हैव 5 मोर मिनट्स। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो सबसे पहले हमने देखा, दे आर कंसिडर्ड एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग द सनलाइट, सो दैट्स व्हाई they are considered as the primary producers, and the best example for this is the cyanobacteria. This is the photoautotroph. Number 2, that was the chemolithoautotrophs, और इनको हम generally chemoautotrophs भी कहते हैं, और नॉर्मली ये इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट्स में ये सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल द इन्वायरमेंट्स हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात हमने शायद चैप्टर नंबर 1 के अंदर की थी। इसके अलावा सल्फर हॉट स्प्रिंग्स, the hot springs, they are present into the depth of the oceans and they have the high sulfur content. चूँकि ये कीमो लिथोऑटोट्रॉफ्स हैं, सो दैट्स वाई इनका जो एनर्जी सोर्स है वो हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया या हाइड्रोजन होगा। इस वजह से दे प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट्स विच आर जनरली कंसिडर्ड एज इनहॉस्पिटेबल, फॉर एग्जांपल द सल्फर हॉट स्प्रिंग्स, द हाइड्रोथर्मल वेंट्स, और इन एरियाज में ये ग्रो करते हैं और यहाँ पे ये एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर एक्ट करते हैं। इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, इन द हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहाँ पे लाइट सोर्स नहीं है या लाइट एनर्जी नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, वहाँ पे कीमोलिथोऑटोट्रॉफ्स हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। दे आर यूजिंग द एनर्जी of the hydrogen sulfide, they are converting the inorganic carbon or the carbon dioxide into the organic carbons, chemolithoautotrophs. And number 3, this is the photoheterotrophs. They would use the sunlight, but heterotrophs हैं, so that's why they would feed on the organic compounds. और इसके एग्जांपल हमारे पास आती है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया which have ability to grow in anaerobic conditions, और इसके साथ साथ हमारे पास रोडोबैक्टर आते हैं. This is another example, and these bacteria, they have ability to grow aerobically in the dark, without light. They must grow. ठीक है? They have ability to grow in the absence of light, aerobically. और जो हमारे पास पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं, they have ability to grow in the presence of light and in the presence of organic compounds. इसके साथ साथ आते हैं जी कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स, जो हमने सबसे एंड पे देखे थे इस टेबल के अंदर. कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स, यहाँ पे इनका एनर्जी सोर्स ये है शुगर, अमीनो एसिड एक्सेट्रा, और कार्बन सोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. और इनको हम कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, या हम इनको जनरली कीमो हेटेरोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं. And these are the best example for them is the Pseudomonas and Bacillus fastidius. ठीक है? Best examples for the chemo heterotrophs are Pseudomonas and Bacillus fastidius. So this was up to today's lecture. If you guys have any question, you may ask. बाकी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कल्चर मीडियम्स पढ़ेंगे कि कल्चर मीडियम्स के जनरल कैटेगरीज क्या होती हैं. जी बच्चे. सर जो आपने ये लास्ट टाइप पढ़ाई है ना, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ, जी सर इनका सोर्स आप बता रहे हैं ना अमाइनो एसिड वगैरह, ठीक है, लेकिन सर जी अमाइनो एसिड वगैरह तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये सोर्स कैसे बन सकते हैं? हाँ, सोर्स कैसे बन सकते हैं, ये इनको डिग्रेड करते हैं. अभी पिछली स्लाइड पे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं which have ability to grow on the dead bodies, debris.
डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, इसको वहाँ पे मौजूद कार्बन और अमाइनो एसिड्स को एज अ कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं, यानी कि इनको डिग्रेड करते हैं, इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, इनको पिक करते हैं, फिर उससे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स जो रिक्वायर्ड हैं वो बनाते हैं. ओके, ठीक है सर. एनीवन एल्स? Okay, so if there is no question, then we should go towards attendance. अच्छा मेरी बात सुने, आप लोगों के पास किसी दिन सुबह 8 बजे टाइम होता है? मंडे को 8 बजे